आज हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे वो दो उद्देश्यों से प्रेरित थे। पहला साम्राज्य विस्तार और दूसरा शक्तिशाली आंतरिक शासन की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता है और आवश्यकता होगी, और इस विशाल सेना रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन भी होने चाहिए। और ये पर्याप्त आर्थिक साधन कब होंगे? जब लगान व्यवस्था में सुधार होगा। तो साम्राज्य विस्तार के महत्वपूर्ण उद्देश्य से ये आर्थिक सुधार प्रेरित थे, अर्थात लगान संबंधी सुधार उसके प्रेरित थे। दूसरा, शक्तिशाली आंतरिक शासन की स्थापना भी उसका एक उद्देश्य था। इसके लिए भी आर्थिक सुधार अनिवार्य थे, क्योंकि अभी तक लगान वसूली का जो कार्य करते थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में खूत, मुकद्दम और चौधरी जैसे वंशानुगत मध्यस्थ भूमिपति लोग करते थे। ये लोग लगान वसूली के कार्य से सीधे रूप से जुड़े हुए थे और इनके पास पैसों, धन का काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्राचुर्य था। इस कारण ये अत्यधिक धनी वर्ग था, खूत, मुकद्दम और चौधरी। इस धनी वर्ग के पास धन की शक्ति होने के कारण यदा कदा ये सुल्तान की सत्ता को चुनौती देते रहते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में उपद्रव करते रहते थे। अब इनके पास ज़्यादा धन किस प्रकार इकट्ठा हुआ था? इसका दो कारण था कि एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो अपने इलाके होते थे उनके किसानों से ये लगान वसूलते थे, और लगान जो किसानों से लिया जाता था, हिंदू किसानों से, उसको कहा जाता था खिराज। तो ये क्या करते थे कि सरकार द्वारा निर्धारित जो खिराज होता था उसको तो वसूल करते ही थे। उस खिराज के अलावा ये अपने लिए भी किसान से खिराज के अतिरिक्त कर वसूल करते थे, जिसको कहा जाता था हुकूक ए खूती। ये उनका एक विशेषाधिकार था, जो प्रत्येक किसान से खिराज के अतिरिक्त धन वसूला जाता था, जो इन खूत, मुकद्दम, चौधरी के पास ही रहता था। तो ये जो विशेषाधिकार होता था ये कहलाता था हुकूक ए खूती। इसके अलावा एक और उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, किस्मत ए खूती। इसमें जो ये मध्यस्थ भूमिपति वर्ग होता था, खूत, मुकद्दम और चौधरी, इसमें अधिकतर हिंदू ही थे। ये क्या करते थे कि इनके पास खुद की निजी भूमि पर्याप्त मात्रा में होती थी। तो इनको एक विशेषाधिकार ये था कि इनकी खुद की निजी भूमि पर ये निर्धारित सरकारी दर से लगान नहीं देते थे, बल्कि उससे कम दर पर ये लगान देते थे। जो अन्य किसानों के लिए जो निर्धारित भूमि कर की जो दर थी, उससे भी कम दर पर ये अपनी भूमि पर लगान देते थे, जिसको ये कहते थे किस्मत खूती। ये इनका विशेषाधिकार था। तो कहने का मतलब, ग्रामीण क्षेत्र में जो ये दो मध्यस्थ भूमिपति वर्ग थे, कौन कौन से? मध्यस्थ भूमिपति वर्ग में खूत, मुकद्दम और चौधरी। इन वर्गों के पास दो विशेषाधिकार सदियों से बने हुए थे, जिसमें एक तो हुकूक ए खूती और दूसरा किस्मत ए खूती। तो इनके कारण इन भूमिपति वर्ग के, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के पास काफ़ी सारा धन इकट्ठा हो गया था। ये संपन्न वर्ग था और धन की शक्ति के कारण ये आए दिन सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। तो शक्तिशाली आंतरिक शासन की स्थापना में यह मध्यस्थ भूमिपति वर्ग बाधक था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार करने का सोचा, लगान व्यवस्था में सुधार करने की बात सोची, और इन मध्यस्थ भूमिपति वर्ग
जो खूत मुकद्दम चौधरी थे, इनसे लगान वसूली के अधिकार छीन लिए और इनके जो विशेष अधिकार थे, हुकूक खूती और किस्मत खूती, वो भी छीन लिए। तो इन सब कार्यों को करने के लिए भी लगान संबंधी सुधार आवश्यक था। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने लगान व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक समझा। तो आर्थिक सुधारों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लगान संबंधी सुधार उसने कौन कौन से किए। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में लगान की दर में वृद्धि कर दी। दोआब क्षेत्र जो था वो गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र था। ये अत्यधिक उपजाऊ इलाका था। यहाँ पर अभी तक जो भूमि कर की जो दर थी या लगान की जो दर थी वो उपज का 1/3 हिस्सा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि दोआब क्षेत्र में उत्पादन काफ़ी होता है क्योंकि भूमि काफ़ी उपजाऊ है, अतः यहाँ पर अगर हम लगान की दर को बढ़ा देंगे तो भी किसानों पर विपरीत प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अतः उसने दोआब क्षेत्र में जितनी भी भूमि थी उस पर भू राजस्व में जो दर थी वो उपज के 1/3 भाग के स्थान पर 1/2 कर दी, अर्थात 33% के स्थान पर 50% कर दी। उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाने का निर्णय किया, जबकि पहले उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में दोआब क्षेत्र के किसानों से वसूला जाता था। तो दोआब क्षेत्र में जब इस प्रकार उसने भूमि कर की दर में वृद्धि की तो अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में पहले की तुलना में अधिक राशि आने लगी। तो ये पहला उसका आर्थिक सुधार था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में कर मुक्त भूमि जो भी थी उस पर केंद्रीय नियंत्रण कर दिया। कर मुक्त भूमि जो पूर्व काल में सुल्तानों के द्वारा दी गई थी, उस सारी कर मुक्त भूमि पर अपना केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया और सारे भूमि अनुदान वापस ले लिए। पूर्व काल में इनाम, इक्ता, मिल्क, वक्फ आदि के रूप में जो भूमि अनुदान दिए गए थे उन सारे भूमि अनुदानों को वापस ले लिया। इनाम का मतलब आप जानते हैं कि पारितोषिक के रूप में किसी व्यक्ति को पूर्व के सुल्तानों ने कर मुक्त भूमि दे रखी थी दोआब क्षेत्र में, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने इनाम भूमि को वापस अपने कब्ज़े में कर लिया। उसको कह दिया भैया कि आपका जो ये कर मुक्त भूमि का जो ये अनुदान था ये हम वापस छीनना जा रहा है आपका। इसी प्रकार इसको इनाम भूमि को उसने वापस ले लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया। मिल्क, वक्फ, मिल्क और वक्फ जो होती थी वो इस्लाम धर्म के जो धर्माचार्य होते थे उनको, मौलवियों को, संतों को, फ़कीरों को जो नकद रूप में जो संपत्ति दी जाती थी वो कहलाती थी मिल्क। और वक्फ कहते थे भूमि अगर किसी संस्था को दी जाती, इस्लामी संस्था को, मदरसे को, किसी संत की स्थान को, वो वक्फ कहलाती थी। तो दोआब क्षेत्र में जितने भी कर मुक्त अनुदान थे, चाहे वो इक्ता के रूप में हो, चाहे इनाम के रूप में हो, या मिल्क के रूप में हो, या वक्फ के रूप में हो, उन सबको उसने वापस ले लिया। तो दोआब कर मुक्त भूमि पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया और सारे भूमि अनुदान वापस ले लिए। ये इक्ता, इनाम, मिल्क, वक्फ के रूप में जो भी भूमि सामंतों, अधिकारियों और उलेमाओं के पास थी उसे खालसा करने के आदेश दिए। अर्थात खालसा भूमि का मतलब सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, प्रत्यक्ष शासन के अधीन इस भूमि को ला दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने संभवतः लगान निर्धारण की पद्धति में भी सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण के आदेश दिए। तो माप के आधार पर भूमि को पहले तो भूमि को मापा जाएगा और फिर उस माप के आधार पर किसान से लगान वसूल किया जाएगा। तो
भूमि को माप करके फिर लगान वसूल करना, ये जो पद्धति थी इसको कहते थे मसाहत। तो मसाहत पद्धति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के माप के आधार पर प्रति बिस्वा उपज के अनुसार कर निर्धारण का आदेश दिया। 1 बीघा में 20 बिस्वा भूमि होती थी, तो प्रति बिस्वा कितनी उपज होगी उसके आधार पर भूमि कर निर्धारण का आदेश दिया। इसका उल्लेख बरनी थोड़ा बहुत करता है। लगान वसूली के कार्यों में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने उपाय किया। उसने एक नया विभाग दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की। ये दीवान ए मुस्तक राज जो होता था, ये लगान वसूल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए बनाया गया था। इसको आप ध्यान से समझिए। दीवान ए मुस्तक राज, ये एक नया विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। इसमें क्या होता था कि जैसे किसी लगान वसूल करने वाले अधिकारी को टारगेट दिया गया था कि आपको अपने 50 गांवों से इतना रुपया वसूल करके लाना है लगान के रूप में, लेकिन वो लगान वसूल करने वाला अधिकारी टारगेट के अनुरूप, लक्ष्य के अनुरूप लगान इकट्ठा नहीं कर सका और बाकी राशि उसमें रह गई वसूल करने से। फिर अगले वर्ष उसको वापस टारगेट दिया गया किसी निश्चित राशि का, उसको भी वो पूरा नहीं कर सका, कुछ कमी फिर रह गई। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि कुछ भू राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उनमें से कईयों के नाम कितनी ही राशि का लगान बकाया चल रहा था। तो इसके लिए सख्ती की अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व वसूल करने वाले या लगान वसूल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पर जो बकाया राशि चल रही थी, उसको वसूल करने के लिए दीवाने मुस्तक राज विभाग बनाया गया। अब ये दीवाने मुस्तक राज ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर उनको आदेश देता कि आपके नाम इतने वर्षों में इतना लगान आपका बकाया चल रहा है, आप कैसे भी करके इस लगान को इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करवाइए। तो ये नया विभाग दीवाने मुस्तक राज इसी कार्य के लिए बनाया गया था। फिर और क्या सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने लगान व्यवस्था में? लगान व्यवस्था में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से लगान वसूल करने के लिए मध्यस्थ भूमिपति वर्ग होते थे, जो खूत, मुकद्दम और चौधरी कहलाते थे। मुकद्दम गांव के मुखिया को कहते थे। चौधरी परगने का प्रधान होता था। परगने का मतलब तहसील। तो मुकद्दम से ऊपर होता था चौधरी। तो ये वंशानुगत भूमिपति वर्ग था, हिंदू परिवार थे इसमें, जो वर्षों से लगान वसूली का कार्य करते आ रहे थे। ये सरकार और किसानों के बीच में एक मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था। इनको लगान वसूली के कार्य के बदले में कई विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनको 2 प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। खूत, मुकद्दम और चौधरी, जो ये मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था, उसको 2 विशेषाधिकार प्राप्त थे। पहला विशेषाधिकार प्राप्त था हुकूक ए खूती और दूसरा विशेषाधिकार प्राप्त था किस्मत ए खूती। हुकूक ए खूती में ये मध्यस्थ भूमिपति वर्ग खिराज, जो भूमिकर होता था, भूमिकर को खिराज कहते थे, जो हिंदू किसानों से वसूल किया जाता था, और मुस्लिम किसानों से वसूल किया जाने वाला भूमिकर उस्र कहलाता था। तो खिराज अर्थात भूमिकर वसूलने का काम ये खूत, मुकद्दम, चौधरी करते थे, और ये किसानों से खिराज के अतिरिक्त अपने लिए भी कुछ राशि कर के रूप में वसूल करते थे, जिसको कहा जाता था हुकूक ए खूती। ये विशेषाधिकार था। इसी प्रकार एक इनको विशेषाधिकार था किस्मत ए खूती, अर्थात ये जो मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था, चूंकि ये लगान वसूली का कार्य करता था, इसलिए इनको एक सुविधा दी गई थी कि जो सरकार की जो दर है आम किसानों के लिए लगान चुकाने की, उस दर से इनको अपनी निजी ज़मीन पर लगान नहीं देना पड़ता था, बल्कि उस निर्धारित सरकारी दर से थोड़ी कम दर पर ये अपनी निजी भूमि पर लगान
लगान देते थे। तो ये भी उनका एक विशेषाधिकार था जो किस्मत खूती कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये महसूस किया कि ये जो खूत, मुकद्दम और चौधरी जो हैं ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और किसानों से अधिक लगान लेकर राज्य को लगान की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं करते हैं। ये वर्ग बहुत धनी वर्ग हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह महसूस किया कि धनी होने के कारण इस वर्ग ने अपनी निजी सेना की भी भर्ती कर ली थी और इस निजी सेना के माध्यम से ये खूत, मुकद्दम और चौधरी जो ग्रामीण इलाकों के मध्यस्थ भूमिपति वर्ग थे ये विद्रोह और उपद्रव आए दिन खड़े करते रहते थे। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लगान सुधारों के कार्यक्रम में इनको भी कुचलने का निश्चय किया। इसके लिए सबसे पहले उसने इस मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का धन छीनना आवश्यक समझा। उसने सर्वप्रथम इन भूमिपतियों को लगान वसूली के काम से मुक्त कर दिया। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से लगान वसूल करने का काम ये खूत, मुकद्दम और चौधरी ही करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि आगे से आपको ये काम नहीं करना है, ये कार्य अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। दूसरा उसने क्या किया कि इन खूत, मुकद्दम और चौधरियों को अपनी खुद की ज़मीन पर जो रियायती दर से ये लगान देते थे वो सुविधा ख़त्म कर दी। रियायती दर से लगान देने की जो सुविधा उनका विशेषाधिकार था वो जैसा हमने पढ़ा वो कहलाता था किस्मत खूती, उसको उसने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा और क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने सभी हुकूक अवैध घोषित कर दिए। हुकूक खूती जो था इन मध्यस्थ भूमिपति वर्ग को विशेषाधिकार उसको भी ख़त्म कर दिया। इसके अंदर क्या था कि ये मध्यस्थ भूमिपति वर्ग क्या करते थे कि किसान से, गाँवों के किसान से खिराज के अलावा अपने लिए भी कुछ राशि वसूल करते थे जो हुकूक खूती कहलाती थी। तो सभी प्रकार के हुकूकों को इसने बंद कर दिया। तो बरनी, जियाउद्दीन बरनी कहता है कि उस अलाउद्दीन खिलजी के इन उपायों से इस वर्ग की आर्थिक स्थिति पर आघात पहुंचा। अर्थात जो वंशानुगत जो भूमिपति वर्ग थे, खूत, मुकद्दम और चौधरी, इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार कुछ ही वर्षों में इस वर्ग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इस वर्ग के लिए अब घुड़सवारी करना, हथियार रखना, महंगे वस्त्र पहनना और अच्छा खान पान करना संभव नहीं रहा। यहाँ तक कि इन पुराने मध्यस्थ भूमिपति वर्गों की जो स्त्रियाँ थी उनकी स्त्रियाँ अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए बाध्य हुई। हालांकि जियाउद्दीन बरनी की ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, परंतु ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के जो विशेषाधिकार खत्म किए गए और उनको लगान वसूली के कामों से मुक्त किया गया, उससे उनकी आर्थिक स्थिति पर निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ा और मध्यस्थ भूमिपतियों की स्थिति निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ी। और जब उनके पास धन का अभाव हो गया तो धीरे धीरे उनकी उद्दंडता भी समाप्त हो गई। तो ये भी उसका एक लगान संबंधी सुधार था। और क्या कार्य किया लगान संबंधी सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने कर प्रणाली में भी सुधार किया। खिराज अर्थात भूमि कर की दर में उसने वृद्धि की। इसके अलावा खम्स की दर को उसने पलट दिया। खम्स अर्थात युद्ध में जो लूट का माल होता था उसका अभी तक सिस्टम ये था कि 80% भाग सैनिकों में बढ़ता था और 20% भाग सुल्तान के कोष में जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चूँकि मैं अपने सैनिकों को नकद वेतन देता हूँ, इसलिए किसी युद्ध अभियान में जाने पर अगर वहाँ से कोई लूट प्राप्त होती है तो उस लूट में से 80% भाग सरकारी खजाने में जाएगा और 20% भाग ही सैनिकों में बांटा जाएगा। तो ये जो खम्स की जो पुरानी दर थी 80% सैनिकों में बढ़ता था और 20% खजाने में जाता था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया, पलट दिया। अब 80% सरकारी खजाने में जमा होगा और लूट का 20% भाग ही सैनिकों में बटेगा। तो ये उसने चेंज किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कई नए कर भी लगाए। उसने गृह कर और चराई कर, ये 2 नए कर लगाए। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के पशु सरकारी ज़मीन पर चरते थे तो उन पर चराई कर भी लगाया और हाउस टैक्स भी उसने लगाया। तो गृह कर और चराई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था
उसने इन नए करों के द्वारा साम्राज्य की आय में वृद्धि की। पूर्व काल से जो कर चले आ रहे थे, जजिया और ज़कात, वो भी उसके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी चलते रहे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो लगान संबंधी व्यवस्था में सुधार किए और कर संबंधी जो सुधार किए वो पूरी तरह सफल सिद्ध हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाने में सफलता पाई और साम्राज्यवादी विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध करवाए। साथ ही साथ उनके इस लगान व्यवस्था के सुधारों से न केवल आर्थिक स्थिति संपन्न हुई बल्कि मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के द्वारा जो विद्रोह और उपद्रव की समस्या थी वो भी समाप्त हो गई। अतः अलाउद्दीन खिलजी अपने लगान संबंधी सुधारों और आर्थिक सुधारों के माध्यम से अपने दोनों ही लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा। दोनों ही लक्ष्य कौन से थे? पहला तो साम्राज्यवाद का लक्ष्य था, जो एक विशाल सेना रख पाने में वो समर्थ हुआ क्योंकि आर्थिक साधन उसके बढ़ गए थे लगान सुधारों से। और दूसरा, शक्तिशाली आंतरिक शासन की स्थापना में करने में भी वो सफल रहा क्योंकि मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के विद्रोहों और उपद्रवों को उसने ख़त्म कर दिया था अपने लगान संबंधी सुधारों के माध्यम से। तो इस प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी की एक अभूतपूर्व सफलता थी। तो इस प्रकार आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में अध्ययन किया है। आर्थिक सुधारों में उसके लगान संबंधी सुधार और कर संबंधी अन्य सुधार। तो ये लगान संबंधी सुधार जो थे उसके, वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं सुधारों की बदौलत वो एक साम्राज्य विस्तार के अपने लक्ष्य को पूरा कर सका और इन्हीं सुधारों के आधार पर वो शक्तिशाली आंतरिक शासन भी स्थापित कर सका। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज आपको लिंक के माध्यम से मैंने गूगल फॉर्म पर आपको 5 प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी पर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए हैं। उन टॉपिक्स को हम पिछले 2 व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं। इन प्रश्नों को आपको ऑनलाइन ही करना है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है और स्कोर भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। कुल 10 अंक का 5 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है। आप उसको सही करिए, ट्राई करिए। क्विज भी हो सकती है। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपके आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे और ये प्रश्न अपन पहले इनका जो मैटर है वो पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको ये असाइनमेंट यही दिया गया है, एक तो ऑनलाइन वाला और एक असाइनमेंट आपको ये मैं PDF के माध्यम से दे रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के लगान संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो आपको एक तो ऑनलाइन वाले 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप वो करने हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी के लगान संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये आपको अपनी कॉपी में अलग से करना है। धन्यवाद।